हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने आप लोगों के लिए यूपी टीजीटी और पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं, ठीक है, उनके ऊपर एक सीरीज तैयार की है, एक प्लेलिस्ट आपकी बनाई हुई है। तो उसमें मैं आपके पार्ट 4 तक बना चुकी हूँ, ठीक है। एमसीक्यूज हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि यूपी टीजीटी या पीजीटी के एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। विथ एक्सप्लेनेशन मैंने आप इस चैनल पर वीडियो डाला है। तो पार्ट 4 तक हो चुका है। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका पार्ट 5 रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है फॉरेन एक्सचेंज फॉर गुड्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज सैंक्शन्ड बाय। तो माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय स्वीकृति करता है, तो कौन करता है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज गुड्स के इंपोर्ट का फॉरेन एक्सचेंज कौन सैंक्शन करता है, ठीक है। तो आपका एग्जिम बैंक करता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है कि स्टेट बैंक करता है कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स करता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, आप 4 में से कोई एक ऑप्शन चूज कर लीजिए, ठीक है। तो अपना अलग से लिखते जाइएगा एक पेज पे कि आप क्वेश्चन 1 का आंसर क्या दे रहे हैं। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, यानी कहाँ पर ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि मुझे भी लगता है कि हाँ आपको इंटरेस्ट है पढ़ने में, ठीक है। क्योंकि बिना आपके मोटिवेशन के मेरा यहाँ आने का कोई मतलब नहीं होता। आप मोटिवेट कर रहे हैं मुझे, ठीक है, आप सपोर्ट कर रहे हैं, तभी मैं यहाँ पर आकर के आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, फॉरेन एक्सचेंज के कौन सैंक्शन करता है गुड्स के इंपोर्ट के लिए, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी यहाँ पर सही। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये अथॉरिटी है कि वो गुड्स के इंपोर्ट के लिए फॉरेन एक्सचेंज को सैंक्शन करता है, साइन करता है, ठीक है, स्वीकृति प्रदान करता है। तो क्वेश्चन 1 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि आरबीआई के पास ही ये अथॉरिटी है कि वो फॉरेन एक्सचेंज के लिए सैंक्शन करता है या स्वीकृति प्रदान करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पार्टनर्स बाय एस्टोपल इज। तो पार्टनर बाय एस्टोपल किसे कहते हैं, हिंदी में कहें तो गत्यारोध द्वारा साझेदार होता है। तो पार्टनर विथ लिमिटेड पावर, ऐसा पार्टनर जिसके पास सीमित अधिकार होता है, उसको कहते हैं। या स्लीपिंग पार्टनर को कहते हैं सुसुप्त साझेदार, या नॉमिनल पार्टनर को कहते हैं नाम मात्र का साझेदार, या पार्टनर अंडर स्पेशल सिचुएशन, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, आप डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा आंसर होगा। और टाइप्स ऑफ पार्टनर मैंने पढ़ाया है आपको, पार्टनरशिप की पूरी सीरीज ही पढ़ाई हुई है, ठीक है, जिसमें फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको बताया कि पार्टनर क्या होते हैं, पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनर्स कितने तरह के होते हैं और पार्टनरशिप कितने तरह की होती है, ठीक है। तो अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो एटलीस्ट आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप और पार्टनर्स में से 1-2 क्वेश्चन जरूर आएगा, ये जान लीजिए आप, ठीक है। तो चलिए हम आंसर देखते हैं। तो पार्टनर बाय एस्टोपल की अगर हम बात करें तो ऐसा पार्टनर होता है जो कि एक स्पेशल सिचुएशन में आ जाता है, स्पेशल सिचुएशन में वो रखा जाता है, वही पार्टनर बाय एस्टोपल कहलाता है, ठीक है। तो पार्टनर बाय एस्टोपल की अगर हम बात करें तो ये पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर होता नहीं है, लेकिन ये अपने एक्ट के थ्रू या अपने वर्ड्स के थ्रू ऐसा दिखाता है कि ये भी आपकी पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर है, ठीक है। यानी ना ये कैपिटल शेयर करता है, ना ही बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करता है। चलिए इसका मतलब डीप में हम समझ लेते हैं। तो पार्टनर बाय एस्टोपल कौन होता है, अ पर्सन इज कंसीडर्ड अ पार्टनर बाय एस्टोपल इफ थ्रू हिज हर ओन इनिशिएटिव, कंडक्ट और बिहेवियर ही शी गिव्स एन इम्प्रेशन टू अदर्स दैट ही शी इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म। यानी वो अपने बिहेवियर के थ्रू या फिर कोई वर्ड्स के थ्रू, ठीक है, कोई एक्सप्रेशन के थ्रू ये दिखाता है कि हाँ वो पार्टनरशिप में हमारी पार्टनर है, जबकि एक्चुअल में वो कोई पार्टनर नहीं होता, ठीक है। सच अ पार्टनर आर हेल्ड लाइबल फॉर द डेब्ट्स ऑफ द फर्म बिकॉज, लेकिन उसको हम डेब्ट्स के लिए लाइबल मानते हैं, मतलब यानी उसकी लाइबिलिटीज होती है डेब्ट्स पे करने के लिए। बिकॉज इन द आईज ऑफ द थर्ड पार्टी दे आर कंसीडर्ड पार्टनर, क्योंकि दूसरों के नजरों में वो हमारे यहाँ एज अ पार्टनर है, इवन दो दे डू नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल और टेक पार्ट इन इट्स मैनेजमेंट। जबकि ये जो पार्टनर होता है पार्टनर बाय एस्टोपल, ना ये हमारे यहाँ कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ना ही ये मैनेजमेंट में कोई पार्ट निभाता है, लेकिन ये लाइबिलिटीज के लिए लाइबल होता है, ठीक है। क्योंकि थर्ड पार्टी ये समझ रही है कि ये हमारे यहाँ पार्टनर है, जबकि एक्चुअल में ये हमारे यहाँ पार्टनर नहीं होता, ठीक है।
तो आई होप इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म हैज बीन स्पेसिफाइड इन। तो अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करें तो वो प्राइवेट कंपनी के अलग होते हैं और पब्लिक कंपनी के अलग होते हैं। अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया है कंपनी, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया है कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, और प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स मैक्सिमम और मिनिमम होने चाहिए, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है। तो अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपका कंपनी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो मैक्सिमम नंबर्स होते हैं पार्टनर्स के पार्टनरशिप फर्म में, उनको कौन स्पेसिफाई करता है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट तो बिल्कुल नहीं करता, ना ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करता है, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट हो सकता है, कंपनीज एक्ट हो सकता है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा आंसर कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो कंपनीज एक्ट 1956, तो आप जानते ही हैं कि जो कंपनी का एक्ट होता है सिर्फ वही ये स्पेसिफाई करता है कि किस कंपनी में कितने पार्टनर्स होंगे कम और कितने ज्यादा से ज्यादा हम रख सकते हैं, ठीक है। तो ये अथॉरिटी सिर्फ कंपनीज एक्ट के पास है, चाहे वो कंपनीज एक्ट 1956 हो या कंपनीज एक्ट 2013 हो, ठीक है। दोनों में से कोई भी अगर ऑप्शन आएगा तो वही सही माना जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार हम, मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन ऐड कर रखा है कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों में क्या डिफरेंस होता है और कितने नंबर्स ऑफ पार्टनर्स होने चाहिए। तो अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो उसमें मिनिमम 7 नंबर्स ऑफ पार्टनर्स हम होंगे तभी हम कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। और अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो इसमें मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 200 होने चाहिए, ठीक है। तो प्राइवेट में 200 तक की लिमिट है, लेकिन पब्लिक में अनलिमिटेड चलेंगे, ठीक है। और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो पब्लिक के लिए 3 डायरेक्टर्स एटलीस्ट होने चाहिए, और प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स कंपलसरी होता है पब्लिक कंपनी में, लेकिन प्राइवेट कंपनी में कंपलसरी नहीं होता। आगे देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती पब्लिक कंपनी में शेयर्स को ट्रांसफर करने की, लेकिन प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, इजिली शेयर नहीं कर सकते ट्रांसफर, मतलब शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते इजिली, ठीक है। अब इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब द शेयर्स, तो ये सिर्फ पब्लिक कंपनी करती है, सिर्फ पब्लिक कंपनी को ये राइट है कि वो इनवाइट्स करती है पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए अपने शेयर्स या डिवेंचर्स, लेकिन प्राइवेट कंपनी जो होती है वो कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज, उसको ये राइट नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों का डिफरेंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो लिमिटेड पार्टनरशिप मीन्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि लिमिटेड पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है सीमित साझेदार का आश्रय है, तो सीमित साझेदार किसे कहेंगे, तो द नंबर ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड, साझेदारों की संख्या सीमित है। द लायबिलिटी ऑफ सम पार्टनर इज लिमिटेड, कुछ साझेदारों की देयता सीमित है। द लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर इज लिमिटेड, सभी साझेदारों की देयता सीमित है। द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी रेज्ड इज लिमिटेड, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर हम बात करें 4th क्वेश्चन की कि लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, तो लायबिलिटी ऑफ सम पार्टनर इज लिमिटेड। लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि कुछ पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 4 का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा कि द लायबिलिटी ऑफ सम पार्टनर इज लिमिटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ पब्लिक कंपनी मस्ट हैव एट लीस्ट, तो एक सार्वजनिक कंपनी में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है कि प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स होने चाहिए कम से कम, और पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एटलीस्ट 7 मेंबर्स होने चाहिए एक पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सेपरेट एंटिटी इज डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ, तो पृथक अस्तित्व एक प्रभेदक लक्षण है। तो सेपरेट एंटिटी किसका जो है एक डिस्टिंक्ट फीचर है। तो सोल ट्रेडर की अगर हम बात करें तो इसमें तो बिजनेस में एक ही ओनर होता है, तो इसका ये सेपरेट एंटिटी फीचर नहीं होगा। पार्टनरशिप फर्म में बात करें तो उसमें कई पार्टनर्स ओनर होते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये 2 ऑप्शन ही गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, अभी जल्दी में मैंने आपको पढ़ाया है कंपनी के बारे में, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि कंपनी, मैंने बताया है आपको कि कंपनी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि कंपनीज एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड होती है, और एज अ लॉ हम उसे आर्टिफिशियल पर्सन ट्रीट करते हैं, ठीक है।
और इसकी एक अपनी अलग सेपरेट एंटिटी होती है, एक अलग कॉमन सील होती है, एक अलग इसकी मोहर या सिग्नेचर होती है, ठीक है। तो इसे हम एज अ आर्टिफिशियल पर्सन ट्रीट करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? कंपनी। चलिए अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर भी लेके आई हूँ आपको, लेकिन वो वाला वीडियो आप देख लेंगे तो अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कंपनी को लेके। A company is an association of persons formed for carrying out business activities and has a legal status independent of its member। तो कंपनी एक ऐसी एसोसिएशन होती है पर्सन की जो कि बिजनेस एक्टिविटीज को फॉर्म करने के लिए लीगली अथोराइज्ड होती है और एक इंडिपेंडेंट होती है अपने मेंबर से ही है, ठीक है। ए कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है और एक इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, ठीक है, और एक कॉमन सील होती है कंपनी की। द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट 2013 एज पर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द एक्ट 2013। A company means company incorporated under this act or any other previous company law। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनीज एक्ट से रजिस्टर्ड है, वो चाहे 2013 से रजिस्टर्ड हो, चाहे कंपनीज एक्ट 1956 से रजिस्टर्ड हो, हम उसको एज अ आर्टिफिशियल पर्सन और एज अ कंपनी ट्रीट करते हैं, ठीक है। द शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी में जो शेयर्स लगाते हैं, थोड़ी बहुत कैपिटल लगाते हैं, वही शेयर होल्डर्स कहलाते हैं, ठीक है। और जो शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं जिन मेंबर्स को, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये मैनेज करते हैं, मैनेजिंग बॉडी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ओनर की बात करें तो शेयर होल्डर्स होते हैं। द ओनर्स एक्सरसाइज एन इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। तो कंपनी की कैपिटल को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और उसी को हम क्या बोलते हैं? शेयर्स बोलते हैं। और जो लोग कंपनी में शेयर्स लगाते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए फीचर्स भी देख लेते हैं कंपनी के थोड़े बहुत। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसको फॉर्म करने के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती है, यानी हमें एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ते हैं, तब जाकर के हम एक कंपनी स्टार्ट कर पाते हैं, ठीक है। इसका एक परपेचुअल सक्सेशन होता है, ठीक है, यानी कि एक अलग एंटिटी होती है कंपनी की। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट इज अंडर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसका मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर में होता है। लायबिलिटीज ओनर की लिमिटेड होती है, क्योंकि जितना कैपिटल लगा रहे हैं सिर्फ उतनी लायबिलिटी मेंबर्स की होती है, बाकी सारी लायबिलिटीज कंपनी की होती है, ठीक है। कंपनी अपनी लायबिलिटीज को अपनी एसेट से पे करती है, न कि मेंबर्स की कोई एसेट्स लेकर के पे करती है, ठीक है। और यहाँ पर कॉमन सील का यूज होता है, मीन्स कंपनी की एक अपनी अलग मोहर होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ गवर्नमेंट कंपनी इज एस्टेब्लिश्ड अंडर। तो एक सरकारी कंपनी की स्थापना होती है, तो क्या एक स्पेशल एक्ट के थ्रू होती है पार्लियामेंट के, यानी कि संसद के विशेष अधिनियम के अंतर्गत होती है, या स्पेशल एक्ट ऑफ एनी स्टेट, या किसी राज्य के विशेष अधिनियम के अंतर्गत होती है, या फिर द कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत, यानी कि कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत होती है, या स्पेशल ऑर्डर ऑफ कोर्ट, यानी कि न्यायालय के विशेष आदेश के अंतर्गत। तो गवर्नमेंट कंपनी किसके थ्रू एस्टेब्लिश होती है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा क्या है कि द कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है। तो चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, वो गवर्नमेंट कंपनीज एक्ट के थ्रू ही रजिस्टर्ड या एस्टेब्लिश की जाती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा द कंपनीज एक्ट 1956। अगर कंपनीज एक्ट 2013 होता तो वो भी ऑप्शन में वो आंसर हो जाता, ठीक है। तो दो में से कोई भी एक होगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एट व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज कॉन्सेप्चुअल स्किल रिक्वायर्ड। तो प्रबंधन के किस स्तर पर संकलनात्मक कुशलता की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो टॉप लेवल पर होती है कि लोअर लेवल पर होती है कि मिडिल लेवल पर होती है, या फिर ऑल ऑफ द एबव पर होती है, ठीक है। तो यहाँ तो हमारा आंसर वही हो जाएगा जो हम तुक्के में लगाते हैं कि हमारा ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्चुअल स्किल होती है वो हर लेवल पर उसकी जरूरत हमें होती है मैनेजमेंट में, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। तो एक हमारा अपर मैनेजमेंट होता है, एक हमारा मिडिल मैनेजमेंट होता है, और एक हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द थर्ड स्टेज ऑफ कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस इज।
तो उपभोक्ता क्रय निर्णय प्रक्रिया का तीसरा चरण कौन सा होता है? ठीक है, तो जो बाइंग डिसीजंस होते हैं कंज्यूमर के, वो 3-4 चरणों में होते हैं, स्टेजेस में होते हैं। उन्हीं के बारे में पूछा है कि पहला इसमें ऑप्शन है इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव, इंफॉर्मेशन सर्च, या परचेज डिसीजन, या नन ऑफ दिस। तो इसमें से कौन सा हमारा आंसर होगा? तो चलिए अगर आंसर की बात करें तो हमारा जो थर्ड स्टेज होता है कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस का, वो होता है इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं हम कि कंज्यूमर के कितने तरह के बाइंग डिसीजंस होते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर बाइंग डिसीजन की बात करें तो फर्स्ट स्टेज होती है नीड रिकॉग्निशन, यानी कि हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमें किस चीज की जरूरत है। हम अपनी नीड को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, नीड को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप की बात करें हम तो सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, तो फिर हम जब ये जान जाते हैं कि हमें कौन सा सामान लेना है तो फिर हम ये सर्च आउट करते हैं कि हमें किस कंपनी का लेना है, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, कहाँ से लेना है, किस कंपनी का लेना है, ठीक है, और कितने का लेना है। तो ये सारी चीजें आ जाती है सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। थर्ड स्टेज हमारी आती है इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, फिर हम अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करते हैं कि हाँ इस तरह का ये सामान इस कंपनी में भी है, उस कंपनी में भी है, ठीक है, यानी कंपैरिजन करते हैं ढेर सारे अल्टरनेटिव्स का। उसके बाद फोर्थ में हम परचेज डिसीजन लेते हैं, फाइनली हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या चीज परचेज करनी है। और फिफ्थ में हम पोस्ट परचेज इवेल्युएशन, परचेज करने के बाद इवेल्युएट करते हैं कि हमने ये सामान जो खरीदा है ये कैसा है, दोबारा हमें इसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स होते हैं जो कि कंज्यूमर डिसीजन लेता है परचेज करने से पहले। तो नॉर्मली ये सारे कंज्यूमर्स लेते हैं, चाहे हमें ही कुछ खरीदना हो। ठीक है, तो पहले हम ये सोचते हैं कि हमें क्या खरीदना है, ठीक है, यानी नीड को रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर हम इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं उस सामान के बारे में, फिर हमको डिफरेंट टाइप्स के अल्टरनेटिव्स मिलते हैं जिसमें से हमें चूज करना होता है कि हमें किस कंपनी का खरीदना है, कितने पैसे में खरीदना है। ठीक है, फिर फाइनली फोर्थ स्टेज में हम परचेज करते हैं अपने सामान को, और फिफ्थ स्टेज में पोस्ट परचेज डिसीजन लेते हैं, इवेल्युएट करते हैं, यानी कि हम ये डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि जो चीज हमने खरीद ली है, जो चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो आगे खरीदने लायक है कि नहीं, इसको खरीदने में हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो टोटल 5 स्टेजेस होती हैं जो कि कंज्यूमर अपने कोई सामान खरीदने से पहले वो उस स्टेजेस से गुजरता है। ठीक है, तो पहली आपकी प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन या नीड रिकॉग्नाइजेशन होता है, जिसमें आप अपनी नीड को रिकॉग्नाइज करते हैं सर्विस और प्रोडक्ट की, कि आप कौन सी सर्विस लेना चाहते हैं या कौन सा प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं। ठीक है, दूसरी आपकी इंफॉर्मेशन सर्च होती है कि आप उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। और थर्ड हम अल्टरनेटिव इवेलुएट करते हैं कि कौन चॉइस करते हैं, कंपेयर करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कि कौन सा प्रोडक्ट किस कंपनी का हमको लेना है। और फोर्थ में हम परचेज करते हैं। ठीक है, और फिफ्थ में हम क्या करते हैं, पोस्ट परचेज इवेल्युएशन, यानी कि अपने परचेज सामान खरीदने के बाद इस्तेमाल करने पे हम उसको डिसाइड करते हैं कि आगे हमें उसको लेना है कि नहीं लेना। ठीक है, तो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, सारे क्वेश्चंस अच्छे से आ गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिट उठा सके। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके 9 या 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।